नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है और यहाँ के जो भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो है वो खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी की उर्वरक क्षमता और यहाँ के जो मिट्टी का आकार है वो भिन्न है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है मिश्रित खेती के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल कुमार जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और साथ ही में ये प्रेसिडेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम के। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारत के जो आकार है वो बहुत ही भिन्न है। यहाँ पे छोटे छोटे खेत जो है वो पाए जाते हैं और इन खेतों में जो है वो मशीन के द्वारा जो है वो खेती करना बहुत ज़्यादा असंभव है। तो जैसा कि हमने सुना ही है कि भारत के कुछ पार्ट्स में जो है वो मिश्रित खेती की जाती है, तो ये मिश्रित खेती जो है वो ये क्या है? सबसे पहले तो डीडी शिमला के दर्शकों को मेरा नमस्कार और महिला दिवस की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। मैम, जो आप कह रहे हैं ये एक्चुअली जब ज़मीन कम हो किसी के पास तो तब यूज़ की जाती है मिश्रित खेती। अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए जो है मिश्रित खेती का यूज़ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति है वो टमाटर भी लगाता है, शिमला मिर्च भी लगाता है और साथ में पशुपालन भी करता है, तो वो मिश्रित खेती में आता है। और जैसे पशुपालन में उसमें गाय भैंस से दूध निकालना है या बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, वो सभी कुछ मिश्रित खेती में आता है। इससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। जैसे कि कृषि उत्पाद का कई बार जो है वो मिसयूज़ किया जाता है या मिसयूज़ हो जाता है, कई बार कटी फटी भी होती है सब्जियां, तो उनको जो है गाय भैंस को या मुर्गों को खिला के आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है मिश्रित खेती को आगे किया जा सकता है। सर, अगर हम आज के वर्तमान समय की बात करें तो आज के समय में जो मिश्रित खेती का जो प्रचलन है वो क्या है और कैसा है? हम मिश्रित खेती का प्रचलन आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक मधुमक्खी का साइकिल होता है उसी तरीके से एक मिश्रित खेती का साइकिल है। जैसे हम ये सभी को मालूम है कि मधुमक्खी के बिना जो है फ्लोरिकल्चर में जैसे सेब के बगीचे हैं उनको नहीं अपेक्षा की जा सकती है। तो उदाहरण के तौर पर हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति अगर वो टमाटर शिमला मिर्च की खेती थोड़े से भाग में करता है, उसके अलावा बैकयार्ड पोल्ट्री भी करता है, साथ में थोड़ी सी मधुमक्खियाँ भी रखी हुई है, तो डिफरेंट वे से उसको आमदनी आएगी। अगर मधुमक्खियों से शहद भी आएगा, रानी मक्खी की भी बिक्री होती है और वो बगीचों में भी यूज़ किया जा सकता है। और जो हमारे मुर्गी पालन है, जो हमारी वेस्टेज सब्जियां हैं वो उनको खा के जो है उससे भी आमदनी कमाई जा सकती है। और मिश्रित खेती में इसके जैसे दूध है हमारा, जो वैसे ही भारत में जो है दूध का जो मात्रा है बहुत कम है, मिलावटी दूध बहुत मिल रहा है। तो गांव में खपत बहुत ज़्यादा है क्योंकि गांव की आबादी शहरों की तरफ बढ़ रही है। अगर आप दूध बेच के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिश्रित खेती को देखते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ सकती हैं, मशरूम पालन भी जुड़ सकता है इसमें, और मैंने मुर्गी पालन तो बता दिया आपको, बाकी मछली पालन भी जुड़ा जा सकता है। वो ये डिपेंड करता है किसान के ऊपर कि वो कितनी देर तक दौड़ सकता है, कितनी अपेक्षाएं हैं उसको अपनी काबिलियत पे, तो उसी ढंग से मिश्रित खेती को बढ़ाया जा सकता है। सर, अगर कोई किसान जो है वो मिश्रित खेती करना चाहता है तो उसे वो कैसे मिश्रित खेती करनी चाहिए, मतलब किस विधि के द्वारा करनी चाहिए ताकि उसकी जो आय है, नेचुरली है कि हम जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो किसान मतलब कृषि जो पालन करेंगे, अपना प्रोफेशन जो उनका कृषि रहेगा वो इसलिए रहेगा कि ताकि उनकी इनकम में वृद्धि रहे। तो वो ऐसा कौन सा मेथड होना चाहिए कि जिसके द्वारा उनकी आय में जो है वो वृद्धि हो? इसके लिए मैम उन्हें सबसे पहले तो किसान को अपनी ज़मीन का चयन करना पड़ेगा कि उसके पास कितनी ज़मीन है और कितनी पानी लगती है, कितनी ज़मीन से वो साल भर जो है सब्जियां उगा सकता है और मार्केट में सेल कर सकता है। तो इसमें एक उदाहरण के तौर पर ये समझे हम कि मान लीजिए किसान के पास 2 बीघा खेत है, तो 2 बीघा खेत से तो अगर वो शिमला मिर्च टमाटर ही लगाएगा तो कहीं मार्केट का प्राइस अपने अप डाउन जैसे भी हुआ तो वो तो किसान तो लॉस में जाएगा। उसको ये करना चाहिए कि 1 बीघे में या आधे बीघे में शिमला मिर्च लगा ले, कुछ टमाटर लगा ले और कुछ एक मुश्त फसल जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस चीज़ का भी यूज़ करें। और साथ में बैकयार्ड पोल्ट्री हो गया और हमारे पशुधन तो है ही है, उसका भी यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से उसे पहले चयन करना पड़ेगा अपनी ज़मीन का कि वो किस तरीके से साल भर जो उसको यूज़ कर सकता है।
सर अभी आपने जिक्र किया कि किसान जो है वो कृषि के साथ, जैसे आपने बोला, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है या फिशिंग कर सकता है। उसके लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हमारे पास जो है वो अच्छी वैरायटीज़ के चिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको वो चिक्स कहाँ से मिलेंगे? हाँ जी मैम, तो चिक्स वैसे तो पशुपालन विभाग जो है, जितनी भी डिस्पेंसरीज है, हर साल उसमें चिक्स आते हैं। वहाँ गवर्नमेंट की और भी बहुत सी स्कीम्स है। अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे कांटेक्ट करके वो पूछ सकता है कि आज की डेट में कौन सी स्कीम स्टेब्लिश है, और इससे जो है वो अपनी बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा पशुपालन विभाग के पास गौट की भी स्कीम है और सूअर की भी स्कीम है, तो वो उन स्कीमों का लाभ ले सकता है अपने। तो सर ये जो आपने बोला पोल्ट्री फार्मिंग में जाकर वो वेटरनरी मतलब जो डॉक्टर होगा उनसे कंसल्ट करें, फिर वहाँ पे उनको चिक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारे किसान हैं जो इसको भी अपने मतलब आपने बोला कि बैकयार्ड जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं, तो वो जाएंगे तो उनको कितनी सब्सिडी जो है वो मिल सकती है? क्या वो मतलब लैंड के ऊपर मिलेगी, पर हेक्टेयर लैंड के अकॉर्डिंग ही उनको जो है वो सब्सिडी वहाँ पे दी जाएगी? नहीं मैम, इसमें लैंड का कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे चिक्स है तो इतनी लैंड होनी चाहिए कि वो एक जो है चिक्स को रखने के लिए कमरा वगैरह बना सके, इतनी लैंड होनी चाहिए उसके पास। हम मान के चलते हैं 100 स्क्वायर फीट जगह या 50 स्क्वायर फीट जगह, इतनी जगह होनी चाहिए उसके पास। और इसमें मनरेगा में भी स्कीम है अपने उसके लिए, घर बनाने के लिए चिक्स के। और उनके जो ये पशुपालन में जो स्कीम है वो है 200 चिक्स पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और उसमें उनके बर्तन वगैरह और उनके लिए खाने के लिए वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है किसान को। उनकी फॉर्मेलिटी ये रहती है कि उसमें बीपीएल परिवार होना चाहिए, और अगर एससी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे जनरल के लिए भी है, लेकिन बीपीएल मस्ट है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। ओके। तो सर अगर जैसे आपने बोला कि 200 चिक्स अगर वो लेंगे तभी उनको सब्सिडी मिलेगी, जी जी है जी ना? जी मैम। अगर कोई जो है वो 200 चिक्स नहीं लेंगे, अगर उनको चाहिए कि हाँ हमने 50 या 100 ही लेने हैं, तो क्या उनको उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी? नहीं मैम, उसके ऊपर सब्सिडी तो नहीं है, लेकिन वो चिक्स बहुत नॉर्मल रेट में होते हैं। इस बारी 35 से 38 के बीच बीच मिला है, तो वो कवर कर जाते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर इसके साथ अभी आपने बोला कि हम जो है वो फ़िशिंग भी हम मिक्स्ड फार्मिंग में कर सकते हैं। तो फ़िशिंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो है वो पानी, पॉन्ड, मतलब जो आपके पास होना है, पॉन्ड में पानी ज़रूरी होता है। तो अगर जिनके पास जो है वो पानी की, आजकल जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में आजकल आपने देखा कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ना हमारे पास अच्छी तरह से सर्दियों में बारिश हुई, ना बर्फ़ हुई, स्नोफॉल हुआ। तो उसकी वजह से अभी आने वाले टाइम में जो है वो हमें वाटर क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें जो है आपने अभी कहा कि फ़िशिंग को भी जो है वो अपना एक आय का जो है सोर्स बना सकते हैं, उसके उनमें आय में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले बात तो ये आएगी सर कि अगर किसी के पास जो है वो पानी का सोर्स नहीं है तो वो किस तरह से वहाँ पे फ़िशिंग करेगा सर? मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही है कि सबसे पहले किसान को अपनी ज़मीन का चयन करना पड़ेगा कि उसके पास जो वाटर है वो पूरे साल भर किस टाइप का है, किस तरह का वाटर है उसके पास। अगर वो मछली पालन करना चाहता है तो उसके पास वो पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए वाटर की। और दूसरी चीज़ है कि अगर उसके पास पानी नहीं है तो मशरूम में भी जा सकता है। और जो फिशिंग है हमारी, ज़रूरी नहीं है कि वो मीट के लिए यूज़ हो। आज की डेट में जो कलरफुल फिशेज़ है उनका भी ट्रेंड चला है, तो वो भी बेच सकता है आराम से, उसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। अभी रिसेंटली मोती की खेती भी काफ़ी चलन में आई है, और हरियाणा में बहुत से युवक ऐसे हैं जो अपने डिग्री करके मोती की खेती कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, उसके लिए भी इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ओजोला ग्रास है, उसके लिए भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले किसान को अपनी स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी, वो क्या क्या कर सकता है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन ये किसान के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहता है। जी सर। सर अभी आपने बोला कि मोती की खेती भी की जा रही है, तो क्या हिमाचल में जो है वो मोती की खेती कहीं की जा रही है? हाँ मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा में है। ओके। हिमाचल में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यहाँ हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, लेकिन हरियाणा में बहुत से लोग हैं वो जो कर रहे हैं इसके लिए। जी सर, अभी आपने कहा कि भूमि का चयन करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो भूमि के चयन के साथ क्या सर सॉइल टेस्टिंग का होना भी ज़रूरी है? मैम इसमें यहाँ पे जैसे मिक्स्ड फार्मिंग है, आप जो है वो वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो आप एक फील्ड में उगा रहे हैं, तो हमें पहले क्या उस फील्ड का जो है वो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी फील्ड जो है वो प्रिपेयर है अकॉर्डिंग टू दोज सीड्स एंड जो भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लगा रहे हैं? वैसे तो मैम हमारी जो ज़मीन है
जब तक वो पूरे 16 तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो मिट्टी की टेस्टिंग है वो हम किस तरह से कर रहे हैं। जो किसान है हमारे, बहुत से जल्दबाजी में वो गलत सैंपल ले जाते हैं जिसका गलत ही रिजल्ट आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर सैंपल अगर लेना है आपने तो वो किसी अपने कृषि विज्ञान अधिकारी से पूछ सकता है, या साथ लगते हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है वहाँ से पूछ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये लिख के भी देना होता है कि आगे वो क्या लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ने अपने सॉइल टेस्टिंग करवाई, वो कहते हैं कि नहीं मैं जी टमाटर लगाऊंगा, लेकिन वो टमाटर के बजाय अदरक लगा रहा है, तो वो जो डॉक्टर बताएंगे वो सारा ही गलत हो जाएगा, जिस वजह से किसान को जो है हानि हो सकती है इस चीज़ से। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब भी मिट्टी की जांच करवाए तो किसान ये प्रिपेयर रहे कि मैंने इस खेत में यही चीज़ लगानी है, क्योंकि कभी तभी आपके वैज्ञानिक जो है सही रिपोर्ट आपको प्रदान कर पाएंगे। जी बिल्कुल। सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आपने कहा कि 200 जैसे चिक्स होते हैं तो उसमें जो है वो सब्सिडी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, या एजुकेटेड हैं भी लेकिन उनको जो है वो सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। उनको पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, क्या कहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो सर अगर कोई जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग करना चाहता है और साथ में जो है वो ये भी सोच रहा है कि मैंने चलो बैकयार्ड जो फार्मिंग करनी है उसमें मैं चिक्स की भी फार्मिंग कर लूँ, तो उसके लिए उसको कौन कौन से और कैसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि खास करके मैंने हिमाचल में एक चीज़ ये देखी है, जो कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि मैं किसानी कर रहा हूँ तो उसको ऐसा समझा जाता है कि वो जो है एक व्यवसाय नहीं है। जबकि हॉलैंड, इजराइल वगैरह ऐसे देश है जहाँ पे अगर कोई कहता है कि मैं किसान हूँ तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो ये ट्रेंड सेट करना पड़ेगा कि एक किसान होना गर्व की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जानकारी नहीं है, जानकारी प्रॉपर होती है किसानों को, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी जानकारी को किस वे में डिलीवर करते हैं वो थोड़ा सा अभाव है इसमें। आपके पास, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जो ये किसानी बागवानी है आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें लोगों को साथ में जुड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आप किसानी बागवानी को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, कंडा घाट में FBO स्टैब्लिश हुई है, और अब जुब्बड़, यहाँ जुब्बड़ के पास एक वहाँ FBO स्टैब्लिश हुई है। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे किसानों ने एक कलेक्टिव इकट्ठे होकर जो कार्य किया है। जब तक किसान इकट्ठे नहीं होगा, अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको बताएगा नहीं और एक दूसरे से शेयर नहीं करेगा, तब तो वो किसानी नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि एक दूसरे के साथ जो संवाद बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर जैसे कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मिश्रित खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि हमने मिश्रित खेती में जो है वो कौन कौन से जो है वो वैरायटीज़ जो है वो कब कब लगानी है। तो वो कौन सी वैरायटीज़ जो है वो कब लगाएं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। अब जैसे मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले तो एक टेबल बना लेना चाहिए किसान को कि वो क्या क्या सब्जियां उगाना चाहता है और किन किन सब्जियों को वो अच्छे तरीके से संभाल सकता है। क्योंकि काफ़ी सब्जियों में मैन पावर ज़्यादा लगती है, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च में मैन पावर कम लगती है, और जैसे अदरक, लहसुन है, इनमें जो है मैन पावर एक ही बार यूज़ होती है, बाकी साल भर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। लहसुन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। आलू की खेती आप 2 बार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बताएं, अगर अदरक है आपका, अगर मार्च में अदरक लग जाता है तो मई जून में वो निकल जाएगा। मई जून में अगर आप गोभी लगाते हैं तो अगस्त सितंबर तक ऑलमोस्ट वो निकल जाएगी, अक्टूबर में लास्ट में ख़त्म हो जाएगी। उस समय उससे इसी बीच अगर आप मशरूम की खेती स्टार्ट कर देते हैं तो वो दिवाली तक आराम से, दिसंबर तक आराम से निकल जाएगी। उस टाइम अच्छी ऑप्शन होती है। और उसी दौरान जब आपकी गोभी निकलेगी तब आप सरसों बीज देते हैं तो वो गेहूं के आने तक वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह की जो है मिश्रित खेती कर सकते हैं किसान, लेकिन उनको एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि किस किस खेती का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जी सर। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक विज़न है कि हम जो है वो अपने किसानों की आय को डबल करें। तो ये जो हमारी मिश्रित खेती है ये हमारे किसानों के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है और काफ़ी लोगों तक उनके जो इसका प्रयास है वो पहुँच भी रहा है, और लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी लेना चाहिए। अगर आप कोई किसान अगर मिश्रित खेती करता है तो उसे बहुत लाभदायक है, क्योंकि किसान डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आपने देखा ही होगा कि टमाटर के कितने क्राइसिस हो गए हैं,
और टमाटर आपका 50 पैसे किलो भी नहीं बिक रहा है कहीं कहीं। मैं नासिक में जाके आया हूँ कि वहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा होती है प्याज की, वहाँ पे कई बार उनको ये वो रेट नहीं मिल पाता। लेकिन हमें खुशनसीब होना चाहिए कि हम हिमाचल से और हर तरह की सब्जी हम उगा सकते हैं। और हमारे एरिया में स्टोन फ्रूट जो है वो पहाड़ी एरिया में ही ज़्यादातर होते हैं। स्टोन फ्रूट के प्रति हमें थोड़ा सा इसको आगे ले जाना चाहिए। नाशपाती है, पलम है, आड़ू है, इनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको आगे ले जा सकते हैं मिश्रित खेती को। जी सर, आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका आप कैसे लाभ उठाते हैं ताकि आपकी जो है वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और उसके साथ आपकी जो आय है वो भी इंक्रीज़ हो? मैम, मैंने एक बात कही है आपको कि संवाद बहुत ज़रूरी है। जब आपने किसी डिपार्टमेंट से कोई स्कीम्स लेनी है तो आपको खुद जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास कि आपकी कौन सी स्कीम्स आई है। अब तो सारा ही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, सारा ऑनलाइन हो चुका है। आपकी साइट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, कौन सी सब्सिडी है, सारा चीज़ें वहीं पे दिख जाती है। आपने डिपार्टमेंट में जाके बस ये पता करना है कि मैं जो इनके फॉर्म दूं या नहीं दूं। अब आज की डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है सारी, और हमारे लोक मित्र के अंदर खुले हुए हर पंचायत में, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं भी है तो आप लोक मित्र के अंदर CSC सेंटर में जाके पता कर सकते हैं। उनसे पूछिए आप कि कौन कौन सी स्कीम्स आई है, किस किस में हम इनरोल हो सकते हैं। और अपने कृषि विकास अधिकारी है या हॉर्टिकल्चर के SMS है, HEO, उनसे संवाद रखिए। वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे और जो भी नई स्कीम्स आएगी उनके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले तो किसान को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसका लाभ जरूर लेना चाहिए, और वो जो है सोलर बेस्ड है। ऐसी स्कीमों के प्रति तभी आप जागरूक रह सकते हैं जब आप संवाद करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारा जो किसान है उसको मतलब सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल अटैच रहना चाहिए है कि हमारी स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी आई है। जी बिल्कुल। सर, जो हमारी मिश्रित खेती है वो हमारे किसानों के लिए मतलब कैसे लाभान्वित हो सकती है? इसमें मैम एक उदाहरण के तौर पे समझाया जाए, जैसे अदरक का जो रेट है इस टाइम, सॉरी, उसमें जून जुलाई के आसपास वो बहुत हाई रहता है, 100 रुपये के आसपास चला जाता है। अगर आज की डेट में हम अदरक लगा देते हैं तो वो जून जुलाई में ऑलमोस्ट निकल जाएगा, उस टाइम अदरक नहीं होता कहीं भी नहीं। लेकिन हम थोड़ा लेट लगाते हैं, वो दिवाली के टाइम निकलेगा, उस टाइम इतना रेट नहीं होता। तो रेट लेने के लिए आपको थोड़ा सा अर्ली करना पड़ेगा। अभी मक्की की खेती है हमारे एरिए घनागू घाट में, मक्की की खेती बिजाई मार्च से स्टार्ट हो जाती है। जो मार्च में जब बिजाई स्टार्ट होगी तो हमारा मई जून के आसपास वो निकल जाएगी। तो उस टाइम एक भुट्टे की कीमत जो है 10 रुपये के आसपास होती है। लेकिन हम जो बिजाई करते हैं वो मई जून के आसपास करते हैं, या मई जून के आसपास हमारा कनक की बिजाई होती है। तो इसी तरीके से हम जो है पहले आज की डेट में हमें थोड़ा सा अर्ली करना पड़ेगा हर एक चीज़ के। मई जून में कटाई हो जाती है कनक से, उससे पहले ही अपने खेत ऐसे प्रिपेयर रखें कि वो मार्च में जो है मक्की की खेती स्टार्ट कर दे, तो उससे जो है वो अच्छी इनकम पैदा कर सकते हैं। अभी एक बेबी कॉर्न है, एक किसान है कंडा घाट के, मैंने सुना था उनके बारे में, उन्हें अच्छी आमदनी कमाई है। और बेबी कॉर्न आपका पूरा पीस ही बिकता है 10 से 15 रुपए का। और तीसरी चीज़ किसान को ये करनी चाहिए कि मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए आज का सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स है, जैसे बिग बास्केट है, वो किसान से सीधा ही उत्पाद उठा लेती है। तो ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर के साथ आप टाई अप कर सकते हैं और अपना उत्पाद वहाँ बेच सकते हैं। लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होते, क्योंकि बिग बास्केट भी वो आपसे उत्पाद मांगता है कि कितना उत्पाद चाहिए आपको। एक किसान वो नहीं दे पाता, अगर 3-4 किसान जुड़ जाएं तो वो आसानी से दे पाएंगे और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। जी सर। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि किसानों ने अच्छी प्रोडक्शन कर ली है, तैयार कर ली है, लेकिन किसानों के लिए मार्केटिंग नहीं होती है। जी, मार्केट की बहुत बड़ी समस्या जो है वो किसानों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो उस समस्या से जो है वो हमारे किसान जो भाई बहन है वो कैसे उस समस्या का जो है वो समस्या से निजात पा सकते हैं? मैम, मार्केट का तो हमेशा ही रहेगा और आने वाले टाइम में भी रहेगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज़ की जा सकती है। अगर आपके पास डाटा होगा 3-4 साल का कि पिछले साल किस चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा थे, तो ऑफिशियली मैंने ये देखा है कि जिस चीज़ के रेट पिछले साल ज़्यादा है उसके इस साल कम होंगे। तो इस तरीके से वो पिछले साल एनालिसिस करके वो आगे का अपना एक प्लान बना सकते हैं कि हमने ये क्या करना है इसके आगे। और किसानों को ये भी चाहिए कि एक जो गांव लेवल पे हो तो प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करे, छोटे छोटे प्रोसेसर बनाए,
ताकि जो है अपने उत्पाद को ख़राब भी हो जाएं तो उनको प्रोसेसिंग के जरिए बेच सकते हैं। जैसे टमाटर हो गया हमारा, टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस करके पाउच में बेचेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है तो किसान क्यों नहीं कर सकता है? किसान को प्रोसेसिंग में आगे आना पड़ेगा, नहीं तो जो मुनाफा है वो बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती है। जी सर। सर आप एक मतलब गांव से हैं, गांव से ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट रहते ही हैं, गांव के प्रधान रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनका कितना रोल रहता है हमारे फार्मर्स को जागरूक करने का? क्या उनको एजुकेटेड, मतलब उनका कितना एजुकेटेड, क्योंकि जो पहले के होते थे वो इतने एजुकेटेड नहीं होते थे ना, वो इतने अवेयर होते थे, लेकिन आज के टाइम में जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है तो उनका जो अवेयरनेस है, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है, अगर वो अवेयर होंगे तभी हमारे फार्मर्स भी अवेयर होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है उनका होना आज के टाइम में, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है या नहीं? हाँ मैम, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम प्रथम व्यक्ति को राष्ट्रपति मानते हैं, जी बिल्कुल। तो पंचायत से प्रथम व्यक्ति प्रधान को मानते हैं। प्रधान का एजुकेटेड होना बहुत आवश्यक है, और प्रधान को ये भी बहुत ज़रूरी चाहिए कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी पंचायत में क्या क्या होना है, किस तरह की डेवलपमेंट होनी है, मैं किसानों के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी राजस्थान में मैं एक पंचायत में घूम के आया, तो वहाँ पे जो पंचायत प्रधान है उन्होंने पूरा अपना कैंपस जो है ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, स्कूल कैंपस वहाँ पे बना दिए, हर ज़रूरत की सुविधाएं वहाँ पे दे रहे लोगों को। तो एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है प्रधान का। जब तक विज़न नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बजट आता है पंचायतों के लिए, बजट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बजट के साथ आप आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, क्या नई चीज़ जो है प्रेरित करते हैं। अभी मैं एक बात तो बताऊँ आपको कि एक शिवा प्रोजेक्ट है। शिवा प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें शिवा प्रोजेक्ट में की जा सकती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट तभी सफल हो गए जब तक आप प्रधान जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रधान की बात हर कोई मानता है और उन्हें माननी भी पड़ती है। जब अगर प्रधान समझाएंगे या कोई बात बताएंगे और वो एजुकेटेड होंगे तभी पंचायत के किसान बागवान आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। सर आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो और उसके साथ हमारी इनकम में भी इंक्रीज़ हो। सर आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।